माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने इंटरफेरेंस रिलेटेड मैक्सिमम टॉपिक फिनिश कर दिया था। एक लास्ट टॉपिक जो बचा था एंगुलर विथ से, और इसके अलावा अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को, ठीक है, इंटरफेरिंग वेव्स के बीच में रखते हैं तो फ्रिंज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के बारे में हमको पढ़ना है। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे एंगुलर विथ ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज, ठीक है। पुट द हेडिंग एंगुलर फ्रिंज विथ, एंगुलर फ्रिंज विथ। एंगुलर फ्रिंज विथ में अगर हम पोजीशन ऑफ mth लिख सकते हैं, mth ब्राइट, एंगुलर पोजीशन लिख लेना, एंगुलर पोजीशन ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा थीटा m इज इक्वल टू xn अपॉन कैपिटल D। देखिए तो यहां पर ये फॉर्मूला होता है, हमने xn क्या पढ़ा था, पोजीशन ऑफ, ये तुम्हारा एंगुलर ना होकर के लीनियर होता था, तो xn का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, l लैम्डा d अपॉन में d, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। लीनियर की कंडीशन में था, लेकिन एंगुलर की अगर हमको nth पोजीशन फाइंड करनी हो, nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन फाइंड करना हो, तो ये फॉर्मूला होता है। तो xn की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल D से D कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा l लैम्डा अपॉन में d, ठीक है। ये आ गया थीटा n। अगर हम थीटा n प्लस 1 की बात करें तो यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 लैम्डा अपॉन में d, ठीक है। जैसे हमारा फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला एंड डेफिनेशन कह सकते हैं कि लीनियर विथ की कंडीशन में हम बताते थे कि कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस, ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के बीच जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विथ बोलते हैं। तो यही कंडीशन हो जाएगी एंगुलर फ्रिंज विथ के कंडीशन में। तो सिंपली distance between two consecutive bright arc, या angular distance लिख देना, angular distance between two consecutive bright or dark fringe is called angular fringe with, angular fringe with। यानी इस कंडीशन में हम थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, थीटा एंगुलर विथ लिख सकते हैं, थीटा w लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा, और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला जो बचेगा वो आ जाएगा लैम्डा अपॉन में d। तो ये आ गया बेटा हमारा एंगुलर विथ का फॉर्मूला, सिंपल सा लैम्डा अपॉन में d। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। यहां देखिए d क्या होता है बेटा, सेपरेशन होता है बिटवीन सोर्सेस के बीच की सेपरेशन है, सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जबकि हमारा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर पोजीशन थी वो कैपिटल D, यानी स्क्रीन से सोर्स के बीच की डिस्टेंस होती थी। तो यहाँ पर स्क्रीन से सोर्स के बीच की डिस्टेंस नहीं गिवन है, यानी कैपिटल D गिवन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगुलर पोजीशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे, स्क्रीन की डिस्टेंस से। नोट डाउन, पॉज करो। अब बेटा हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। पुट द हेडिंग कंडीशन फॉर
sustained interference. Condition for sustained interference. सस्टेन इंटरफेरेंस का मतलब कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए जिसमें हमें अच्छी और ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर होंगी, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा वो एक्चुअली अपीयर होगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो हमने सबसे पहला ये लिखवाया है आपकी डेफिनेशन में कि सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी लाइट सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी नियरली सेम होनी चाहिए। और लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होने के लिए ही हमने क्या किया था, एक सोर्स से दो सोर्सेज डेवलप करी थी, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए बेटा कि लाइट सोर्सेज शुड बी सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो पहला लिख लीजिए इंटरफेरिंग light sources should be nearly same frequency, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है बेटा कि लाइट सोर्सेज जो यूज किए जा रहे हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। तो ये भाई अजीब वर्ड आ गया कोहेरेंट। व्हाट डू यू मीन अबाउट कोहेरेंट? तो सिंपली बेटा जो लाइट होती है उसमें मिक्सचर ऑफ कलर्स होता है, बहुत से कलर। जो व्हाइट लाइट होते हैं हमने उसमें पढ़ाया भी है डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, ठीक है, कि लाइट जो है डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर होता है और उन्हीं को कंबाइंड जो इफेक्ट होता है वो व्हाइट लाइट होता है, ठीक है ना। अब हमने कहा कि कलर का मिक्सचर होता है, इसका मतलब क्या है कि एक लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसका मतलब उनकी वेवलेंथ भी क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब उनका फेज डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। बट हमें लाइट ऐसा लेना चाहिए जिनका फेज डिफरेंस क्या हो, निल हो, मतलब सिंगल वेवलेंथ की कलर की लाइट हो, जबकि ऐसी कोई लाइट पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम बात करें सोडियम लाइट की या किन्हीं अदर लाइट की जिनमें कोहेरेंट मतलब जो फेज डिफरेंस होता है बहुत कम होता है और उसमें केवल एक या दो वेवलेंथ होती हैं, ठीक है ना। जैसे हम सोडियम लाइट की बात करें तो उसमें अप्रॉक्स 2 वेवलेंथ की लाइट वेव्स होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें फेज डिफरेंस बहुत कम होता है। तो कोहेरेंट सोर्सेज मींस क्या होगा कि एक ऐसा लाइट सोर्स जिनमें क्या हो, फेज डिफरेंस निल, जीरो, ठीक है ना। तो लाइट सोर्सेज कैसे होने चाहिए बेटा, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। तो पहला लाइट सोर्सेज should be कोहेरेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने बेटा याद करो जो स्लिट वाला डेरिवेशन करवाया था उसमें लाइट सोर्सेज S1 और S2 लिया था और उनके बीच की डिस्टेंस हमने स्मॉल t लिया था और बताया था कि बहुत नैरो ये डिस्टेंसेस होती हैं, बहुत छोटी मिलीमीटर्स में होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो दो सोर्सेज हैं उनके बीच की डिस्टेंस या सेपरेशन क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो ये भी एक कंडीशन है। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, द सेपरेशन बिटवीन interfering light sources should be least means मिलीमीटर्स में होना चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है टू सोर्सेज के बीच वो क्वाइट नैरो होनी चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, जो स्लिट्स होंगी वो क्या होने चाहिए, बहुत पतले हो
होल होने चाहिए, जो सोर्सेज होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बहुत नैरो होने चाहिए। सो सिंपली सोर्सेज शुड बी, सोर्सेज ब्रैकेट में लिख लेना स्लिट, शुड बी क्वाइट नैरो। बस ये 4 पॉइंट्स बहुत हैं, आप लोग इनको लिख लीजिए। और फिर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक, ठीक है, इन द पाथ ऑफ इंटरफेरिंग वेव। यानी अगर इसको पहले नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। पॉज कर दो। सपोज दैट बेटा ये तुम्हारा लाइट सोर्स है और यहाँ पर 2 स्लिट हम बना रहे हैं, 2 लाइट सोर्सेस, ये S1 एंड S2, और ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है। इंटरफेरिंग वेव्स किसी पॉइंट P पर मिलती हैं, इस टाइप से हमने डेरिवेशन करवाया है यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये तो कंडीशन हो गई बेटा प्रीवियस की, बट हम क्या पढ़ना चाहेंगे, यहां पर सपोज दैट हम क्या कर देते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग स्लैब रख देते हैं, सपोज दैट ग्लास स्लैब या एनी अदर मटेरियल, और जिसकी थिकनेस क्या मान लेते हैं बेटा T, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं म्यू। बात समझ में आई? हमने क्या किया, यहां पर दो सोर्सेस लिए, लाइट सोर्सेस, ठीक है। सपोज दैट P पर हमको क्या करना है, कंडीशन फाइंड करनी है। कब कंडीशन फाइंड करनी है, जब यहां इंटरफेरिंग वेव्स के किसी एक सोर्स के बीच हम क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट स्लैब रख दें, तो कितना शिफ्ट होगा ये हमको फाइंड करना है। मतलब इंटरफेरिंग वेव्स कितना शिफ्ट होंगी, ऑब्वियसली शिफ्ट होंगी, क्योंकि ये लाइट वेव क्या है, ये तो विदाउट डेविएशन ये तो चली जाएगी, लेकिन यहाँ इसके वेव्स के बीच में क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रखा हुआ है, लाइट इससे डेविएट होगी, यानी ये क्या होगा, कुछ टाइम लेगी, जिससे क्या होगा, इंटरफेरिंग वेव्स क्या होंगी, डिस्प्लेस होंगी टुवर्ड द सेंटर, और वही हमको कंडीशन फाइंड करनी है। तो कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है आपको, केवल फॉर्मूला पढ़ना है। तो सिंपली इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ ट्रांसपेरेंट स्लैब या मीडियम, कुछ भी लिख सकते हो। इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ ट्रांसपेरेंट स्लैब इन द पाथ ऑफ interfering wave। तो इसका केवल हमें फॉर्मूला पढ़ना है। ये x नॉट क्या है, x नॉट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन, यानी इसके रेस्पेक्ट में, सेंट्रल फ्रिंज के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा लेम्डा d/d, और इनटू में n-1 इंटू n ना लिख करके म्यू लिखिए, म्यू माइनस, ये फॉर्मूला होता है। लेम्डा का यूज नहीं, वेयर T क्या है बेटा, थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब हो जाएगी, T इज इक्वल टू, एक मिनट, T क्या होगी, थिकनेस ऑफ स्लैब, और म्यू क्या होगा,
refractive index of transparent मीडियम या स्लैब। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आता है तो न्यूमेरिकल आएगा, अदरवाइज इतना ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे रिलेटेड थी, इंटरफेरेंस से रिलेटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अदर फिनोमेना की बात करेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो थैंक यू ऑल।